चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये विषय सच में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ हमें एक बहुत ही अनोखा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये एक बहुत बड़ी और निर्णायक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, लेकिन दूसरी तरफ इसके तुरंत बाद ही कानून व्यवस्था का एक भयानक पतन भी देखा गया। तो आज सीधे डेटा और ओरिजिनल रिपोर्ट्स के जरिए इस पूरी घटना की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे 2021 चुनाव के झटके से, फिर बंगाल की राजनीति के 4 अहम स्तंभ, उसके बाद संस्कृति, पहचान और जाति का मुद्दा, बंगाल में हिंसा की पुरानी विरासत, चुनाव के तुरंत बाद के हालात और आखिर में बात करेंगे उस बड़े लोकतांत्रिक विरोधाभास की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2021 चुनाव के झटके की, जिसने मानो राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को चुनौती दे डाली। ये नतीजे किसी बड़े राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे, जिसने बड़े बड़े चुनाव विश्लेषकों और जानकारों की सारी भविष्यवाणियों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 213। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कुल 292 सीटों में से 213 सीटों पर एक बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी के तमाम अनुमानों के बावजूद ये एक ऐसी जीत थी जिसने विपक्ष को मीलों पीछे छोड़ दिया। ये वाकई अभूतपूर्व था। अब अगर वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी ने 48% का एक भारी भरकम वोट शेयर अपने नाम किया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प आंकड़ा है। बीजेपी ने भी 38% वोट शेयर के साथ 77 सीटें जीती, जो राज्य के इतिहास में उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। इस कड़े ध्रुवीकरण का सीधा नुकसान पारंपरिक वामपंथी और कांग्रेस पार्टियों को उठाना पड़ा, जिनका इस चुनाव में लगभग पूरी तरह से सफाया ही हो गया। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, बंगाल की राजनीति के 4 स्तंभ। इन नतीजों के पीछे असली कारण क्या थे? इसे समझने के लिए हमें राजनीतिक विश्लेषक जवाहर सरकार के विश्लेषण पर गौर करना होगा। उन्होंने उन गहरी सामाजिक राजनीतिक परंपराओं को डिकोड किया है जिन्होंने एक बेहद मजबूत चुनावी मशीनरी को भी रोक कर रख दिया। सरकार जी के मुताबिक बंगाल के मतदाताओं के व्यवहार को 4 प्रमुख स्तंभों से समझा जा सकता है। पहला, सदियों के साथ रहने से बना एक बहुलवादी लोकाचार। दूसरा, भारी राष्ट्रवाद के विचार को सांस्कृतिक रूप से नकारना। तीसरा, बाकी राज्यों के मुकाबले जाति आधारित राजनीति पर कम जोर। और चौथा, जो थोड़ा परेशान करने वाला है, वो है राजनीतिक हिंसा की एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक प्रवृत्ति। ये वो मेंटल मैप है जो हमें बंगाल की राजनीति को सही से समझने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं संस्कृति, पहचान और जाति की। 2021 के चुनाव प्रचार में ये तीनों चीजें कैसे सबसे बड़े हथियार बन गईं, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। बंगाली वोटर के दिल तक पहुंचने की ये असली लड़ाई थी। दोनों प्रमुख पार्टियों की रणनीतियों में एक बहुत ही साफ टकराव नजर आ रहा था। एक तरफ बीजेपी का पूरा फोकस हिंदू राष्ट्रवाद की अपील और मतुआ तथा राजवंशी जैसी खास जातियों को अपने पक्ष में करने पर था। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने बंगाली उपराष्ट्रवाद, क्षेत्रीय महापुरुषों के सम्मान और एक ऐतिहासिक केंद्र विरोधी भावना का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। ये सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि एक वैचारिक टकराव था जहां क्षेत्रीय गौरव ने बाजी मार ली। इस पूरी बात को जवाहर सरकार के इस विचार से समझा जा सकता है। उनका मानना है कि एक साझा भाषा, समान संस्कृति और एक इमोशनल बंगाली पहचान बंगाल में बहुत मजबूत बंधन रहे हैं। और सच कहूं तो यही वजह है कि वहां ऐतिहासिक बहुलवाद और एक साझा भाषा ने धार्मिक या जाति आधारित लामबंदी को पीछे छोड़ दिया। ये वो भावनात्मक जुड़ाव था जिसने वोटर्स को एकजुट रखा। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे विषय पर जो राजनीतिक परंपरा का एक बहुत ही काला पहलू है, हिंसा की विरासत। जवाहर सरकार द्वारा बताया गया ये आखिरी स्तंभ बहुत गंभीर है, जो बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य की एक कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। देखिए, बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इसकी जड़ें 1930 के चटगांव विद्रोह और ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों से शुरू होकर 1946 के तेभागा आंदोलन और 1967 के नक्सलवाद के जन्म तक जाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हिंसा कभी ब्रिटिश राज के खिलाफ एक हथियार थी, वो आज के समय में आधुनिक दलगत राजनीति और खूनी प्रतिद्वंदिता में बदल चुकी है।
वाम मोर्चे से लेकर वर्तमान टीएमसी शासन तक बंगाल की राजनीति में हिंसा को अक्सर एक अजीब सा रोमांटिसिज्म दिया गया है। ये माना जाता रहा है कि राजनीति एक बहुत ही गंभीर विषय है और कई लोग तो जेल जाने या जान गंवाने को भी सम्मान के पदक की तरह देखते हैं। अलग अलग समय पर इस हिंसा को पूरी तरह से संस्थागत रूप दे दिया गया, जहां विरोधियों को रास्ते से हटाना एक आम तरीका बन गया। और इसी का नतीजा हमें चुनाव के बाद देखने को मिला, जो कि हमारे विश्लेषण का अगला हिस्सा है, चुनाव के बाद के हालात। नतीजे घोषित होते ही जमीन पर जो कुछ हुआ वो कानून व्यवस्था के पूरी तरह से चरमरा जाने की एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश करता है। हालात को सही से समझने के लिए न्याय की पुकार या कॉल फॉर जस्टिस नाम की इस रिपोर्ट को देखना बहुत जरूरी है। सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली के नेतृत्व में बनी इस तथ्य खोज समिति ने अपनी रिपोर्ट में 2 मई की रात से शुरू हुई पूर्व नियोजित और टारगेटेड हिंसा का बहुत बारीकी से दस्तावेजीकरण किया है। स्थिति कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। समिति के मुताबिक हिंसा की 15,000 से भी ज्यादा घटनाएं हुईं, 25 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों महिलाओं के साथ अपराध हुए। राज्य के 26 में से 16 जिले इतने बुरी तरह प्रभावित थे कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए असम, झारखंड और उड़ीसा जैसे पड़ोसी राज्यों की तरफ भारी तादाद में पलायन करना पड़ा। ये सच में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। और ये सिर्फ गुस्से में की गई तोड़फोड़ नहीं थी। इस रिपोर्ट के अनुसार दुकानों और व्यवसायों को तबाह करने के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। पीड़ितों को आर्थिक रूप से तोड़ना और उनकी रोजी रोटी छीन लेना। टारगेट करके लोगों के काम धंधे इस तरह बर्बाद कर दिए गए ताकि वे फिर से उठ ना सकें। इस हिंसा की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रिपोर्ट में गंभीर चोटों, महिलाओं पर अत्याचार और खास राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाए जाने के कई मामले दर्ज हैं। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद ऐसे क्रूर हमलों के शिकार लोगों के अस्पतालों में भर्ती होने की संख्या तेजी से बढ़ गई थी। इस रिपोर्ट में एक बहुत ही सीधा और गंभीर निष्कर्ष निकाला गया है। समिति ने अपनी जांच में पाया कि कई इलाकों में माफिया राज कायम है, जिसे सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त है। कानून व्यवस्था की नाकामी की वजह से आदतन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वे बिना किसी खौफ के अपनी आपराधिक गतिविधियों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे थे। हालात इतने खराब थे कि लोग डर के मारे शिकायत तक दर्ज नहीं करवा पा रहे थे, और अगर कोई हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास एक लिखित शिकायत लेकर जाता भी था तो स्थानीय पुलिस अक्सर मामला दर्ज करने से ही साफ इनकार कर देती थी। ये न्याय प्रणाली की विफलता और लोगों के दिलों में बैठे उस खौफ को साफ साफ दिखाता है। सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक धमकियां भी चरम पर थीं। रिपोर्ट बताती है कि पीड़ितों के आधार कार्ड छीन लेना, काम पर वापस लौटने के लिए तोलाबाजी यानी फिरौती मांगना और जबरन ये लिखवा लेना कि वे किसी खास पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जनता के बीच एक स्थायी मनोवैज्ञानिक डर पैदा किया जा सके। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, लोकतांत्रिक विरोधाभास। हमने अभी तक जो 2 बिल्कुल अलग कहानियां देखीं, वो अब यहाँ आकर एक साथ जुड़ती हैं और एक दोहरे चरित्र वाले समाज की तस्वीर पेश करती हैं। यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जिस पर हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण आधारित है। एक तरफ हमने एक शानदार लोकतांत्रिक जीत देखी, जहां मतदाता अपनी बहुलवादी संस्कृति की रक्षा के लिए शांति से वोट डालने के लिए एकजुट हुए। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ हमने चुनाव के बाद एक भयानक लोकतांत्रिक पतन भी देखा, जहां व्यापक और टारगेटेड हिंसा हुई और कानून का शासन पूरी तरह से ढह गया। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। कोई समाज मतदान केंद्र पर अपनी बहुलवादी संस्कृति की रक्षा के लिए एक साथ कैसे जुड़ सकता है, जबकि ठीक उसी समय सड़कों पर हिंसक रूप से टूट भी सकता है? ये विरोधाभास हमें हमारे लोकतंत्र की असल प्रकृति और राजनीतिक परंपराओं के गहरे असर पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।